चलिए गाइस, तो मेरा बच्चा चैप्टर 1, अगर हम रीडिंग्स के मेन टॉपिक्स की बात करें तो इट इज ऑफरिंग अस 4 टॉपिक्स, जो कि था मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। आपको याद होगा 7 इश्यूज हमने किए थे लास्ट क्लास। फिर था व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू, तो 4 एक्टिविटीज उनकी की थी हमने लास्ट क्लास। फिर था व्हाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट डिसएग्री, तो इसके बाद इसमें हमने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की बातें की थी। उसके बाद था केनेजियन वर्सेस क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल और केनेजियन के स्कूल ऑफ थॉट्स थे वो डिफरेंट थे। मोटे मोटे तौर पर एक कहता था कि आपके वेजेस और प्राइसेस फ्लेक्सिबल रहे, एक कहते थे थोड़ा रिजिड रहे, एक कहता था गवर्नमेंट का रूल ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कहता था गवर्नमेंट का रूल ज्यादा होना चाहिए। मैं मोटे मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ। तो ये तो थे मेन टॉपिक्स जो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। इन केस यू हैव मिस दोस्त, तो आप के साथ वीडियो शेयर्ड है उस क्लास की, आप यहाँ से क्लास से फ्री होने के बाद वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। आज मेरा ध्येय रहेगा आपको सारे इसके बैक क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूंगा रीडिंग्स के, और साथ ही में आज ही एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज भी आएंगे 15 आपके फाइनल एग्जाम में। तो उस टाइम पर अगर आप सिर्फ एमसीक्यू तैयार करना बैठो तो थोड़ा डॉन्टिंग रहेगा और थोड़ा अनफेयर रहेगा आपके साथ। सो इट्स बेटर कि हर चैप्टर के साथ ही निपटाते चले एमसीक्यूज, सो दैट बाद में आपको प्रेशर फील ना हो। तो मैं सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस आपके साथ अब शुरू कर रहा हूं। बैक क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन में पढ़ते जाऊंगा। जो लोग ऑफलाइन ले रहे हैं आपके पास बुकलेट्स हैं, और जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं उनके साथ मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले, व्हाट वाज स्टैगफ्लेशन? आई एम सॉरी, मैंने 13 पढ़ दिया पहले। फिफ्थ, what is business cycle? How does the unemployment rate behave over the course of business cycle? Does the unemployment rate ever reaches zero? तो आइए, ये एक क्वेश्चन है लेकिन 3 हिस्सों में बटा हुआ है मेरा बच्चा। तो पहला हिस्सा है व्हाट इज बिजनेस साइकिल। मेरे बच्चों, मैंने मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू में बिजनेस साइकिल आपको बताया था एज शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इन प्राइसेस, और मैंने कहा था प्राइस अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो रिसेशन आ जाएगा, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सपेंशन आ जाएगा। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल आंसर क्या है बिजनेस साइकिल के लिए। लेट्स रीड इट। The business cycle refers to the short-term movements, expansions and recessions of economic activity. So अगर आप रीडिंग पढ़ोगे तो वो प्राइस लेवल से बोल रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इस आंसर को लिखना चाहते हैं या जो रीडिंग में आपने लैंग्वेज हमारे साथ करी है वो लिखना चाहते हैं। एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस साइकिल इज कंसर्न, इसका सेकेंड पार्ट मेरे बच्चों, हाउ डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहेव ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। ये मैं पहले समझा देता हूं आपको। अभी अभी आपने मुझे बताया कि बिजनेस साइकिल जो है मेरे बच्चों, बिजनेस साइकिल जो है मेरे बच्चों, इट कुड बी एन एक्सपेंशन एंड इट कुड बी अ रिसेशन एज वेल, राइट। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इस बिजनेस साइकिल में कैसे बिहेव करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। सो मुझे बताइए, अगर इकोनॉमी में एक्सपेंशन चल रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होंगी या कम? तो मेरे बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, काम धंधे हैं नहीं, माल बिक नहीं रहा, तो बताइए एज एन एम्प्लॉयर वुड यू बी हायरिंग मोर पीपल और वुड यू बी लेइंग ऑफ पीपल? यू वुड बी लेइंग ऑफ। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी मेरा बच्चा। माइंडेड, जब मैं यहाँ पे स्मॉल यू लगा रहा हूं दैट इट डज नॉट मीन अनएम्प्लॉयमेंट, इट एक्चुअली मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसके बारे में भी हमने जब ये पहला टॉपिक किया था राजे, वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है। ठीक है, आइए अब इसका ऑफिशियल आंसर क्या लिखा गया है आपके ऑथर के द्वारा वो पढ़ लेते हैं। सो आंसर लिखा है इन्होंने, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस इन रिसेशन एंड डिक्लाइंस इन एक्सपेंशन। तो हम भी यही बोल रहे हैं। अभी मैं जो जो लिखता जाऊंगा, इन केस आपको लगे मैं ये साथ में लिखते जाऊंगा, ये 5th के लिए 6th के लिए आपको लगे कि जरूरी है चीजें, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो बुकलेट रहेगी हमेशा आपके साथ आंसर के लिए। अब थर्ड पार्ट इसका, डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर रीचेस जीरो? वेल, ये हम आपको बता देते हैं मेरा बच्चा। देखो, इस चीज को सीखने के लिए आपको एक टर्म यूज करनी पड़ेगी, उस टर्म को हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड सेम से ब्लैंचार्ट से आपको सिखाऊंगा क्या होती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बट सिंस अभी तो आप सेकंड सेम में हैं, तो मैं कैसे आपको कन्विंस करूं? मेरे पास एक आइडिया है आपको कन्विंस करने का। आप जब 12th क्लास में थे, खूब मेहनत करते थे, और आपने उसके बेसिस पर इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन भी लिया, तो आपने 12th क्लास में जब एक चैप्टर किया था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आपको 2 चीजें कराई गई थी वहां पर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ सर, मुझे याद है। मैं कुछ और याद दिलाना चाह रहा हूं। आपको यह बताया गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट कभी जीरो नहीं होती।
ठीक है, इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट, रटा था आपने, याद करो, इवन एट फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट। और जब आपने आपके टीचर से क्लेम किया भाई ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, तो उन्होंने आपको रटा रटाया बात बोल दिया, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब जब आप इस लेवल पर आ गए हैं मेरा बच्चा, यहां पर इस टर्म को बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जो इसके रीजंस हैं एकदम सही है, फ्रिक्शन और स्ट्रक्चरल, लेकिन उसको बांधा कैसे जाएगा, उसको डील कैसे किया जाएगा, वो आप थर्ड सेम में सीखेंगे। अगर अभी बहुत ज्यादा खुजली है तो मेरे से थर्ड सेम की वीडियो अभी ले लो, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां सुई की जरूरत है मैं तलवार नहीं चला रहा, मैं आप इसके आंसर को सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ये कहता है डज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर रीच जीरो? नो, बिकॉज देयर इज even at full employment some unemployment which is known as natural rate of unemployment, which is caused, बैठ बेटे, which is caused due to frictional and structural unemployment। मैं कहने को आपको डेफिनेशन बता दूं फ्रिक्शनल की क्या होती है, स्ट्रक्चरल की क्या होती है, और आपको खुश कर दूं, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि इसका कॉन्सेप्ट इस सेमेस्टर 3 में आएगा। एनआरयू आप तभी सीख पाएंगे। एनआरयू का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको ब्लैंक चार्ट पढ़नी पड़ेगी सेम 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो फिलहाल हम एक लाइन में आंसर दे रहे हैं जो कि आपका ऑथर भी दे रहा है, आइए पढ़ लेते हैं। तो आपका ऑथर क्या कहता है मेरे बच्चा, एंड में क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर देता हूं, डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर रीच जीरो? So the answer is the unemployment rate never reaches a zero even at the peak of an expansion। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Define inflation and deflation. Compare the behavior of consumer prices in United States in the year before and after World War II। तो देखिए इसके दो हिस्से हैं आगे। पहले तो वो कह रहा है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिफाइन कर दो, और फिर कहता है यूएसए के प्राइसेस कंपेयर करो बिफोर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये जो सेकंड हिस्सा है मैं पढ़ा देता हूं आपको, लेकिन ये आपके इम्तिहान में नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव नथिंग टू डू विद यूएसए के क्या प्राइस रहे वर्ल्ड वॉर से पहले या क्या प्राइसेस रहे वर्ल्ड वॉर के बाद। तो सर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? भाई आपकी रीडिंग यूएसए बेस्ड है, ऑथर यूएसए का, तो वो तो अपने देश के हिसाब से लिखेगा ना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, तो वो तो डेफिनेशन है नॉर्मल। A period of inflation is one in which prices are rising. Deflation occurs when prices are falling. Before World War II, prices tended to rise during war periods and fall after the wars ended. Over the long run, the price level remained fairly constant. Since World War II, however, prices have been rising fairly steadily. तो अगर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की डेफिनेशन तो सिंपल ही है कि कंसिस्टेंट प्राइस राइज होगा तो इन्फ्लेशन है, फॉल करेगा तो डिफ्लेशन है। ये जो यूएसए के कंटेक्स्ट में ये पूछ रहा है, ये बता रहा है, वो हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। कहता है बिफोर वर्ल्ड वॉर, जब एंटिसिपेशन होती है वॉर आएगी तो प्राइस बढ़ेंगे, आफ्टर द वॉर इज ओवर प्राइसेस घट जाएंगे, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रहते हैं। लेकिन ऑफ लेट प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगेन इट इज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन, नो एक्सप्लेनेशन व्हाटसोएवर। इसके एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर की मैक्रो के टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे, एंड देन यू विल नॉट ओनली नो कि दिस इज हैपनिंग, यू विल आल्सो नो हाउ एंड व्हाई इट डिड हैपन। ठीक है जी, अभी वो जेनरिक क्वेश्चन ले रहा है, हम जेनरिक आंसर दे रहे हैं। तो अब तक हमने दो बैक क्वेश्चंस कर लिए। पहला था रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बिहेव करती है, क्या कभी ये जीरो हो सकती है, और फिर अगला क्वेश्चन था इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, और उसके बाद इसने पूछ लिया यूएसए के साथ क्या चल रहा बिफोर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो बताइए बेटा, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में कोई भी डाउट? फिफ्थ और सिक्स हमारी बुक के हिसाब से, आपकी रीडिंग के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड बैक क्वेश्चन। अभी पढ़ने का भी टाइम दूंगा पूरा, अभी ब्रेक दूंगा ना 10 मिनट का, आप आराम से पढ़ना। दुनिया जहान का जहां से डाउट लेके आना है लेकर आइए, एरोगेंस नहीं है मेरा बच्चा, ड्यूटी है मेरी। अगर ऊपर पर से अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरा बच्चा। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन, एनी डाउट गाइस? बता दीजिए कोई भी डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। प्राइस एकदम डिप नहीं करेंगे, धीरे धीरे डिप करेंगे। पता है, मैं रीजन बताता हूँ, मैं रीजन बताता हूँ। अब आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली सेमेस्टर 4 का टॉपिक है ये। इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, इकोनॉमी त्रस्त है एकदम, इकोनॉमी एकदम त्रस्त है, तो गवर्नमेंट पंप इन करेगी मनी, उसको लोन लेने के लिए कुछ भी करने के लिए वो पंप इन करेगी। अगर वो पंप इन नहीं करती तो वो फंस जाएगी। सो काफी सारे मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके लिए। तो अगेन अभी 2 से 4 सेम 4 की मैक्रो की क्लास है, वही टॉपिक होना है। आजा, मजा आएगा तेरे को सेम 4 के बच्चों के साथ बैठियो, सीनियर्स के साथ। चले जी आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 बुक के हिसाब से। हिस्टोरिकली
व्हेन हैज द फेडरल गवर्नमेंट बीन मोस्ट लाइकली टू रन बजट डेफिसिट्स? अच्छा जी, तो मैं इसको समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, मेरे बच्चों बजट डेफिसिट क्या है? वेल, बजट डेफिसिट है राजेश जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट की रिसीट्स। ठीक है, लेकिन यहां पर ना मैं आपकी बेसिस पहले ही बहुत सही बना देता हूं ताकि आप जब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जाओ तो इट शुड बी चाइल्ड प्ले फॉर यू। क्योंकि अगर बेसिक आपके सही होंगे ना तो यू विल किल इट लाइक अ बॉस। ये तो मानते हो ना सर, डेफिसिट तब जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट। अब मेरे बच्चों, दो चीजें हैं यहां पर। जब मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, दो तरीके के खर्च होते हैं, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। और गवर्नमेंट रिसिप्ट दो तरीके की होती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। क्लियर? आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना एक आर्ट है, तो यहां पर डेफिसिट पता है कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिएगा। बजट डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब सिर्फ फैक्टर पेमेंट। बच्चा कहता है ट्रांसफर पेमेंट क्यों नहीं ली? मैं अभी सारा खेल बता रहा हूं, डोंट यू वरी। अभी तो मैं वो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो मैं बता ही नहीं रहा। मैं तो आपका कुछ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं जो आपको थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम सब में ही काम आएगा। अगर बेसिक्स क्लियर है ना बेटा तो यू विल गो प्लेसेस। 2-2 घंटे में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस यूं साइड करके रिवाइज करके फेंक देगा तू। अगर तेरे बेसिक्स ही अच्छे नहीं है तो फिर बैठा रहे किताब खोल के, कुछ पल्ले नहीं पड़ना। ये क्लियर? अब जब हम गवर्नमेंट रिसीट्स की बात कर रहे हैं, मैं जीआर लिख रहा हूं, यहां पे खाली टैक्स लिया जाता है। ये पहले से ही पकड़ लो बात। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स किताब लिखेगा, जिस भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ोगे आप, इस तरीके से पढ़नी है। जो 12वीं में आपने पढ़ा था ना, टैक्स सोर्सेज, नॉन टैक्स सोर्सेज, सब ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती भाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ी जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ क्या लेने हैं? फैक्टर पेमेंट। और यहां पर क्या लेने हैं? सिर्फ टैक्स। तो क्या मैं कह सकता हूं इट्स लाइक जीटी माइनस टीटी? बच्चा कहता है जी जी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स ओनली फैक्टर पेमेंट। सर ये स्मॉल टी क्या है? मैं स्मॉल टी कर देता हूं इसको। ये है बेटा ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड, एक साल में। और ये कैपिटल टी क्या है? टैक्स कलेक्शन, अगेन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। अब इसमें भी एक कैच है, मैं तेरे को फोर्थ सेम की चीज सेकंड सेम में सिखा रहा हूं। फोर्थ सेम के बच्चे को भी नहीं पता होता ये, ट्रस्ट मी फॉर दैट। फोर्थ सेम के बच्चे को भी नहीं पता ये, अगर उसने ठीक से नहीं पढ़ी अपनी पढ़ाई तो। ये तू सेकंड सेम में ही सीख ले बेटा, आगे लॉन्ग रन में काम आएगी बात। क्या मैं सिखाना चाह रहा हूं राजे तेरे को, वो बताता हूं। सपोज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 1 लाख, ठीक है, और टैक्स कलेक्शन है 70,000। तो तेरा दिमाग क्या बोलेगा? अरे तो क्या दिक्कत है सर, ये 1 लाख माइनस 70,000, ये 30,000 आ गया डेफिसिट। अब यहां पर एक कैच है, वो कैच तेरे को तेरे कॉलेज में तेरे रिस्पेक्टिव लेक्चरर नहीं बताएंगे। दे विल जस्ट से थ्योरी है, खुद पढ़ ले। मजाक है ये बच्चा जब फोर्थ सेम पे जाएगा तो आपकी जान को रोएगा कि भाई साहब ये तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, आपने क्या करा के भेज दिया मुझे। आइए अब समझिए बात को। और मैं जब फोर्थ सेम के बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एलएसआर का बच्चा आ रहा है, एसआरसीसी का बच्चा आ रहा है, स्टीफंस का बच्चा आ रहा है, यू नेम इट। एक में हो सकती है गड़बड़, सब में गड़बड़ कैसे हो सकती है? क्यों? ठीक से किताब ही नहीं इंटरप्रेट करी हुई है। सेकंड सेम की किताब ऐसे ऊपर पढ़ के आ गए और लोगों ने आपको हवा बना दिया, आईएसएलएम आईएसएलएम। दो कौड़ी का टॉपिक नहीं है आईएसएलएम, आपको बेसिक्स बस पता होनी चाहिए। उसके लिए इतनी हवाबाजी बना देंगे, ये है वो है। तो आप अगर एक एक चीज को तरीके से डिटेल में करेंगे तो ही बात बनने वाली है। अब मैं इसमें एक कैच है वो बताता हूं। सपोज बेटा यहां पर ट्रांसफर पेमेंट है गवर्नमेंट की 20,000 रुपए। ट्रांसफर पेमेंट समझते हो ना? गवर्नमेंट ने कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिए, कोई देश में नेचुरल कैलेमिटी आ गई, दूसरे देश में उनको पैसे वैसे दे दिए, दैट्स ट्रांसफर पेमेंट। तो बच्चा कहता है हमें दिक्कत क्या, हम तो ले ही नहीं रहे इसको। मैंने कहा मतलब, अरे आप ही ने तो बोला इसको लेना ही नहीं है ये। अब यहीं पे कैच है, वो इसको पता है कैसे लेगा? वो देखो, एक्चुअली में आपका टैक्स कलेक्शन 90,000 है। टैक्स कलेक्शन एक्चुअली में कितना है? 90 में पहले ही ट्रांसफर पेमेंट 20,000 माइनस कर दे। तो ये जो तू टैक्स कलेक्शन लेगा ये नेट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट होगी। क्या होगी ये? नेट ऑफ। बट सर ये क्या दिक्कत है, ये हम क्यों करें ऐसा? इसका भी लॉजिक बता रहा हूं। अरे भाई जब तू छोटा था ना, ट्वेल्थ क्लास में था, तेरे को तेरे टीचर ने, तूने बहस भी करी होगी, कई लोग ये भी नहीं बोलते, टीचर ने 12वीं क्लास में तुम्हें सिखाया होगा टैक्स इज अ ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर रिसिप्ट को ट्रांसफर पेमेंट से कैंसिल कर दिया और नेट वैल्यू ले ली। तो अब हमारे पास मुद्दा क्या है? व्हेन आई से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई एम एक्चुअली टेकिंग बोथ फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। इट जस्ट दैट ट्रांसफर पेमेंट को मैंने सबमर्ज कर दिया टैक्स कलेक्शन में। सो इसलिए जो मैं टैक्स कलेक्शन ले रहा हूं वो नेट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है मेरे बच्चे।
तो सर नॉन टैक्स ये नहीं यहां पर ट्रीट होता, नॉन टैक्स रिसिप्ट को हम यहां पे ट्रीट नहीं करते। और इसका भी लॉजिक है जो तेरे को किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर नॉन टैक्स रिसिप्ट है ना बेटा, तो वो समझ लो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए एज सच नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट की कमर्शियल लाइंस आ जाएंगी। सो व्हेन वी से गवर्नमेंट, दिमाग में पहली बात आनी चाहिए वेलफेयर। और अगर वो वेलफेयर के लिए आपको माहौल दे रहे हैं, एनवायरमेंट दे रहे हैं, दे विल आस्क फॉर टैक्स इन रिटर्न ऑफ दैट। लेकिन गवर्नमेंट अपनी कंपनी से प्रॉफिट बना रही है, दैट्स अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट ले दिया, दैट्स अ नॉन टैक्स रिसिप्ट। वो कमर्शियल लाइंस आ गई मेरा बच्चा, समझ गए बात? श्योर हो? तो अब मैंने पहले तो सिर्फ आपको ये क्लियर करने की मेरी कोशिश थी कि भाई डेफिसिट क्या होता है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों क्वेश्चन के बारे में कि आपका ये बुक जो है ये क्या क्वेश्चन करता है। पूछे, देखिए रादर, हिस्टोरिकली व्हेन हैज द फेडरल गवर्नमेंट बीन मोस्ट लाइकली टू रन बजट डेफिसिट? कहता है बजट डेफिसिट इज द एनुअल एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर टैक्स कलेक्शन। देखो कितने कितना क्यूट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर टैक्स कलेक्शन। अबे बताएगा कौन इसकी डिटेलिंग? एक लाइन लिख के तुम भी खुश, हाँ तो सही तो है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन से ज्यादा हो गया तो हो गई जी हमारे डेफिसिट। होल्ड ऑन भाई, ये पूरी डिटेलिंग समझनी पड़ेगी कैसे, हाउ इट वर्क्स। सिर्फ लिख के थोड़ा ना काम बन जाएगा। क्लियर ये बात? बोलो यहां तक बात क्लियर, फिर आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट कब ज्यादा डिफिसिट कर रही है। बोलो भाई, रीत को क्लियर हो गया? बाकी लोग जी, खुशी जी, सारा जी, ध्रुव जी, प्रथम जी, कम ऑन गाइस, वेटिंग। चलो परफेक्ट। तो यूएस के बारे में बात की गई है, द यूएस फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन मोस्ट लाइकली टू रन डेफिसिट ड्यूरिंग वॉर्स फ्रॉम द अर्ली 80s टू मिड 90s। डेफिसिट्स वर वेरी लार्ज इवन विदाउट अ मेजर वॉर। इसके बारे में भी हिस्ट्री है, मैं बताता हूं आपको मेरा बच्चा। तो ये कहता है वॉर्स के दौरान काफी डेफिसिट होता है, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। भाई वॉर है तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे, लोगों के काम धंधे नहीं है, लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, टोटली अग्री। लेकिन आगे वो क्या कहता है, 80s और 90s में इवन विदाउट वॉर इनका बड़ा डेफिसिट था। क्या लगता है ऐसा क्या हुआ होगा? अब अगर ये वाईटी पे जाएगी ना चीज, तो मेरे को बैशिंग भी मिल सकती है इस चीज के लिए। लेकिन सर फैक्ट तो फैक्ट है, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता आपके साथ, मैं टीचर हूँ, चीटर तो हूं नहीं। भाई साहब ये इनडायरेक्टली वॉर ही लड़ रहे थे। भाई साहब ऑयल वॉर, गल्फ कंट्रीज ये उसको फंड कर रहे थे। कुवैत, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना क्या हाल किया था इन्होंने कुवैत का। आई एम नॉट एंटी यूएस और समथिंग लाइक दैट भाई, मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूं, लेकिन फैक्ट तो बताने पड़ेंगे। 80s और 90s दे वर फ्यूलिंग वॉर्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पैसा फेंक रहे थे वहां पर, अपने डेफिसिट कर रहे थे। तो आपको क्या बोला गया बड़ा क्यूटली, इवन विदाउट वॉर्स दे वर हैविंग डेफिसिट्स। भाई ये तो बता दे क्यों। क्लियर? ऑल गुड? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको भी समझाने के लिए मैं बोर्ड पे थोड़ा सा पहले बना दूं। सारे बैक क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं, आई होप आप इंजॉय करें इनको बढ़िया से, और अभी ब्रेक में पढ़ के फिर डाउट्स ले। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। इन रिसेंट ईयर हैज द यूएस इकोनॉमी हैड ट्रेड डेफिसिट और सरप्लसेस? आई थिंक आप ये शायद जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को एक्स से शो कर रहा हूं, इंपोर्ट से ज्यादा हूं। और ट्रेड सरप्लस तब होता है जब, आई एम सो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, और ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे कैच है, स्पेशली अगर ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स नहीं है आपके पास। ट्रेड डेफिसिट, बेटा जब मैं ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूं, आप डेफिसिट की बात तो पकड़ रहे हो कि एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है, सरप्लस की बात भी पकड़ रहे हो, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है, लेकिन आप क्या मिस कर रहे हो, ट्रेड वर्ड। तो जब भी ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस होगा तो आई विल नॉट ओनली बी सेइंग एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट, या ट्रेड सरप्लस होगा तो आई विल बी सेइंग एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन इंपोर्ट। नो 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 नो, इट शुड आल्सो बी kept in mind that we are here talking about export of goods only, no services. Export of goods are less than import of goods, या export of goods greater than import of goods। ट्रेड जब भी होएगा वो गुड्स के साथ होगा, शायद ट्वेल्थ क्लास पे भी आपको पढ़ाया गया है ये। अब वो कहता है कि आगे क्या क्या वो करें, हैज द यूएस इकोनॉमी हैड ट्रेड डेफिसिट और सरप्लसेस? तो कहता है, पहले तो डेफिनेशन बता दी, इन रीसेंट इयर्स द यूएस हैज हैड ह्यूज ट्रेड डेफिसिट्स। तो डेफिसिट्स यूएसए के डेटा के हिसाब से, और ये जो रीसेंट की बात है ये बात हो रही है 90s और अर्ली 2000 की, क्योंकि किताबें इतनी पुरानी है ये। सो उसको रीसेंट के साथ कंपेयर ना करें, कल को आप
इंटरनेट देखें और आप बोले तो अदरवाइज है। किताब ही 90s के एडिशन की बुक्स है और कोई खास इनमें अपग्रेडेशन हुई नहीं, पर ह्यूज नहीं है ना इन दैट सेंस। वो थोड़ा सा अलग चीज है, मैं उस पर बात करना नहीं चाह रहा। वो डेफिसिट एक तरह से नहीं है, वो ना इन्वेस्टमेंट है। पर चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर खुला ना उस पर तो फिर मैं रुकूंगा नहीं और फिर वो की मतलब खिचड़ी बन जाएगी पूरी। एनीवेज, तो आई होप ये वाला 8th क्वेश्चन क्लियर सबको। कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लें। यस गाइस, कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लें। बैक क्वेश्चन एज इट इज आपके इंटरनल्स में भी आते हैं और ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। सो इट्स इंपेरेटिव कि अच्छे से सीखे जाए। आइए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रिंसिपल प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, व्हाट रोल डज मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च प्ले। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको जब ये मेन क्लास कराई थी, 9th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक है व्हाट मैक्रो इकोनॉमिस्ट डू। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, क्या करते हैं फोरकास्टिंग, फिर क्या करते हैं एनालिसिस, फिर क्या करते हैं रिसर्च, और फिर क्या करते हैं डेटा डेवलपमेंट। आपकी करंट रीडिंग सिर्फ क्या बता रही है कि ये सिर्फ ये दोनों चीजें करते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन देख के तो आपके पास आया नहीं हूं, मैंने तो आपको उस टाइम ही बोल दिया था कि 4 एक्टिविटी है, आप चाहो तो वो वीडियो भी जाके वापस देख सकते हो। बोला था कि नहीं बोला था। अगर आपको करंट रीडिंग के हिसाब से मैं ले गया कि नहीं बेटा दो ही एक्टिविटी है, तो ये क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा। जैसे आप बैक क्वेश्चन करोगे आप कहोगे हैं ये तो कोई चीज थी ही नहीं रीडिंग में। तो ये चालाकी तो कर लेते हैं, लेकिन भाई साहब नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। तूने वो तो काट लिए कि चलो 2 टॉपिक हो गए, अब ये 2 फंक्शन है 4 नहीं है। बैक क्वेश्चन का क्या करेगा भाई तू, बैक क्वेश्चन तो रिसर्च के ऊपर है। ठीक है जी, तो आइए सवाल दोबारा पढ़ते हैं। लिस्ट द प्रिंसिपल प्रोफेशनल एक्टिविटीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, व्हाट रोल डज मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च प्ले इन ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज। पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिस्ट एंगेज इन फोरकास्टिंग, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेटा डेवलपमेंट, जो हमने बताया था। Macroeconomic research can be useful in investing forecasting models to improve forecast, in providing more information on how the economy works to help macroeconomic analysts, and in telling data developers what types of data should be collected. Research provides the basis for forecasting, analysis and data development. और अगर आपको याद हो, मैंने उस क्लास में आपको यह भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रिसर्च है। आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, डूइंग रिसर्च। ठीक है, ये तो है नहीं, इसको देख के हम बोल रहे हैं। और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, चाहो तो वो मेन बुक से पढ़ लो, चाहो यहां से पढ़ लो, क्योंकि ये रिसर्च ही है जो आपको फोरकास्टिंग में, जो आपको एनालिसिस में और जो डेटा डेवलपमेंट में इनपुट्स प्रोवाइड करती है। यहां तक कोई भी डाउट है बेटा प्लीज पूछ लीजिए। कम ऑन गाइस, कोई भी डाउट यहां तक, बैक क्वेश्चंस, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन में तो जितने भी हैं उनको डाउट नहीं है, ऑनलाइन वालों का हम स्पेशली पूछना चाह रहे हैं। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज क्लियर कर लें। आज ही एमसीक्यूज भी करने हैं हमने सारे, 50 के आसपास एमसीक्यूज है खाली इंट्रोडक्शन के, मजा ही आ जाएगा, घोल के पी जाएंगे पूरा चैप्टर। बोलो जी क्लियर यहां तक, आगे बढ़ू। चले, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 कि इकोनॉमिक थ्योरी कैसे डेवलप होती है। ये ना 4 साल पहले सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन ये मैं फिर भी कराऊंगा, लेकिन सबसे एंड में कराऊंगा। पहले जो सिलेबस का है वो करते हैं, 4 से 5 साल पहले ही डिलीट हो चुका टॉपिक, पर मैंने अपनी किताब से हटाया नहीं, क्योंकि टॉपिक अच्छा है, बच्चों को करना चाहिए, नॉलेज ही तो मिल रही है, अच्छी बात है। चलिए अब आ जाते हैं 11th। भाई साहब 11th क्वेश्चन आपके इंटरनल्स में आने का हॉट फेवरेट रहेगा, इसको बहुत ध्यान से करना है। 11th, आप किसी भी कॉलेज में हो, अगर आपके इंटरनल एग्जाम है, मान के चलिए दिस क्वेश्चन कैन एक्चुअली कम। जो मैं ये 10 11 9 लिख रहा हूं, ये मेरी बुक के हिसाब से मैंने बुक ऐसे बनाई हुई है कि जो आपके मेन रीडिंग के टॉपिक है उसको 1 2 3 4 बोल दिया, और फिर जो बैक क्वेश्चन है वो 5th ऑनवर्ड्स बोल दिए। तो आप जब आपकी अगर एक्चुअल रीडिंग्स देखते हैं तो उसमें वो सीक्वेंस नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हम तो अपने बुक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना बच्चे। चलिए 11th क्वेश्चन, वन वन हेक ऑफ अ क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, पढ़िए। Might two economists agree about the effects of a particular economic policy but disagree about the desirability of implementing the policy। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं। Might two economists agree about the effects of a particular economic policy but disagree about the desirability of implementing the policy। आइए कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। मैं दे रहा हूं आपको ये एग्जांपल, लेकिन ये एग्जांपल समझने के लिए अभी आपको इस सेमेस्टर 2 की आखिरी टॉपिक तक जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आई एम
क्या बोलते हैं, एक तरह से एक रिस्क लेते हैं आपको ऐसे सिखाने का, क्योंकि अगर मैं ऐसे सिखा गया ना तो आपको काफी फायदा होगा। सपोज, ध्यान देना, जो गवर्नमेंट थी वो ना बहुत वरीड थे। तो हम गए गवर्नमेंट के पास, जो भी नेता वेता थे, पॉलिटिशियन थे, बड़े डरे हुए बैठे, ऐसे बैठे हुए सोच रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है? कहते हैं यार बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले इकॉनमी में ना रिसेशन है। मैंने कहा तो तुम्हें क्या दिक्कत? कहते क्या बात कर रहे हो, हमें दिक्कत नहीं। रिसेशन है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, हमारे को गालियां दे रहे हैं, कल को हमारे को वोट ही नहीं देंगे इलेक्शन के टाइम। बोलेंगे भागो यहाँ से, तुम्हारी वजह से तो हम अनएम्प्लॉयड रहे, तुम्हें क्यों हम दोबारा लेकर आएंगे? तो बताओ ये जो पॉलिटिशियन है इसकी प्रॉब्लम जायज है? जायज है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया कि यार तुम कुछ करो यार, बताओ यार, कोई हल बताओ यार। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने निकाला अपना औजार। बोले भाई एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा दो। मैं जान के ना एग्जाम्पल को ऐसा ले रहा हूं ताकि आपकी मैक्रो की नॉलेज जो है वो दूर तक चली जाए, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्रक्स है, हालांकि अभी आपने इसके टूल्स डेवलप नहीं करे, बट स्टिल आई एम टेकिंग दैट गैम्बल, क्योंकि मुझे पता है अगर ये एग्जाम्पल में ले गया आपके दिमाग में तो सबकॉन्शियसली फंस जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो उन्होंने अपने पॉलिटिशियन को बोला कि आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा दो। अब वो तो अनपढ़ अंगूठा टेक कह रहे भाई ये क्या होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी? कह रहा भाई या तो तुम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो या टैक्सेस कम कर दो। या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो या तो टैक्सेस कम कर दो। तो अब वो पॉलिटिशियन वो पता है क्या बोले? कह रहा भाई पहले तो मुझे ये बता कि ये होता क्या है, और फिर ये बता इससे फायदा क्या होगा, मतलब इसका इसका असर क्या होगा। तो हमने उसको बताया देख, एडी जो होता है ना वो होता है सी प्लस आई। अगर टू सेक्टर हो, थ्री सेक्टर हो तो सी प्लस आई प्लस जी। कहता है तो मैंने कहा देखो नेताजी, अगर आप जी बढ़ाते हो तो एडी बढ़ जाएगा। कह रहा है तो अगर टैक्स कम करूं तो? मैंने कहा नेताजी अगर आप टैक्स कम करते हो तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो भी एडी बढ़ जाएगा। नेताजी को बात समझ आने लगी। नेताजी कह रहे चल ये बात तो समझ आ गई, एडी बढ़ेगा। अब मैंने कहा नेताजी एडी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, तो जो आपकी इकॉनमी रिसेशन में है वो पुल आउट हो जाएगी। भाई साहब उसने तो लड्डू का डब्बा मंगवा लिया पूरा। कह रहा भाई साहब लड्डू खिलाओ इनको, मजा ही आ गया। लेकिन कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट भी थे जो जल रहे थे, कह रहे भाई ये कैसे यार, यही सारा ले गया, ये तो तारीफे ले गया। तो दूसरे इकोनॉमिस्ट आए नेताजी के पास, बोले नेताजी ठीक नहीं है ये बात। तो नेताजी कह रहे सही तो समझाया उसने कि ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो वो जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे वो बोले समझाया तो ठीक है, ऐसा होता भी है, लेकिन फिर भी मत करो। वो कह रहा है भाई क्यों नहीं करूं यार, मेरे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है, मैं क्यों ना करूं? तो वो कहते हैं देखो ध्यान से समझना, अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे या टैक्स कम करोगे तो आपका बजट डेफिसिट कितना बढ़ जाएगा। और अगर बजट डेफिसिट बढ़ गया आपको तो डेट लेना पड़ जाएगा, कर्जे कर्जे चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। नेता ने कैंसिल कर दिया लड्डू का डब्बा। कह रहा रुको रुको, होल्ड होल्ड, अब मुझे सोचने दो, ठीक है? दिमाग में डाउट आ गया, तो पहले तो इकोनॉमिक्स की भाषा में बात कर ली जाए। इकोनॉमिक्स की भाषा ये कहती है मेरे प्यारे बच्चों, दिस दिस पूरा होल थिंग इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कॉज एंड इफेक्ट वेरीफाई, है ना, वेरीफिएबल आई शुड से। जब ये आ जाए कि ठीक है ये होगा, बट वेदर शुड वी बी डूइंग इट, दैट बिकम्स नॉर्मेटिव। ठीक है? अब मैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक बार दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। कहता है माइट टू इकोनॉमिस्ट अग्री अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो इस पे अग्री कर रहे हैं ना कि दिस इज गोना हैपन, बट डिसअग्री अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी। यहां पे डिसएग्रीमेंट आ रहा है कि ठीक है ये करोगे ये हो जाएगा, बट स्टिल वी आर नॉट 100% फॉर इट कि आप ऐसा करो। ठीक है? अभी मैं इससे पहले आपको ऑफिशियल आंसर पढ़ूं, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू सील द इशू फॉर दिस इशू फॉर यू। हालांकि अभी आप बड़े छोटे हो, इन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने के लिए सेमेस्टर 2 के एंड तक जाना पड़ेगा, उसमें भी आधी समझ आएंगी, फिर सेमेस्टर 3 और 4 की पढ़ने के बाद थोड़ा क्लैरिटी आएगी, बट वी कैन स्टिल ट्राई। तो अगेन
ये एक्सपेंशनरी सब रिसेशन वगैरह चल रहा है, नेताजी परेशान है। अब इकोनॉमिस्ट ने इनको बोला आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगवा लो सेंट्रल बैंक को कह के। भाई मॉनेटरी पॉलिसी कौन लगाता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसकी बात सुनता है? गवर्नमेंट की। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा देता है। जो ही मनी सप्लाई बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगेन आपने कहा था एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगेन नेताजी खुश, लड्डू का डिब्बा बेस करने वाले थे लड्डू ऑर्डर, तभी आगे दूसरे वाले कह रहे नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है? कहता है देखो सर, ऑलरेडी रिसेशन चल रही है। मैं हाँ चल रही है। कहता है मैं एज अ सेलर मेरा माल बिक नहीं रहा, तो अगर आप मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ऑफर कर भी दोगे तब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये मैं श्योर नहीं हूं। बताओ क्यों? अरे मेरा पुराना ही माल नहीं निकल रहा, स्टॉक सड़ रहा है मेरा, और बैंक कह रहा है भाई साहब लोन ले लो सस्ता दे रहे हैं अपना और माल बनाना। अबे भाड़ में जा, मैं नहीं बना रहा माल, मेरा ऑलरेडी नहीं बिक रहा भाई। सर सस्ता ब्याज दे रहा है, सस्ते का क्या करूं, मेरा पिछला तो निकले पहले। ये बात क्लियर? ये तो रही बड़ी छोटी प्रॉब्लम। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम अभी समझ नहीं आएगी आपको क्योंकि छोटे हो भी आप, लेकिन फिर भी मैं तो अब पूरे खेल खेलूंगा। ये समझ लेना, जब भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन। अगर कॉलेज में, आपके कॉलेज में तो भगा रहे होंगे, अगर यूनिट 2 चालू कर दिया तो उस पर आगे होंगे फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी। एम बढ़ेगा पी बढ़ जाएगा, अगर नहीं किया तो अभी आपको मिलेंगे वो नमूने भी। तो भाई साहब आपको ये समझाया जाएगा कि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो अब वो रोक लिया उसने, फिर उसने कहा नेताजी देख लो ये तो कर रहे हो, लेकिन साथ में क्या बढ़ जाएगी? इन्फ्लेशन। नेताजी ने फिर और लड्डू ऑर्डर रोक दिया कि अरे भाई ये कैसे है? तो अगेन ये पूरा प्रोसेस क्या है? पॉजिटिव, लेकिन वेदर टू इम्प्लाई अप्लाई दैट और नॉट, वो क्या है मेरे बच्चों? नॉर्मेटिव। क्लियर? अब जो इसका ऑफिशियल आंसर है वो पढ़ लेते हैं मेरे भाई। लेट्स सी। कहता है yes it is possible for economists to agree about the effects of a policy, that is to agree on the positive analysis, but to disagree about the policy desirability, that is normative. For example, suppose economists agreed that reducing inflation to might argue that inflation should be reduced because they prefer low inflation even at the cost of higher unemployment. Others would argue that inflation is not as harmful as people as unemployment is and would oppose such a policy. So यहाँ पर क्या हुआ ऊपर देखो, अगर आप इसके लिए जाते हो तो आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ गया मतलब मेरे बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम के साथ क्या बढ़ गई है? इन्फ्लेशन। तो कुछ कहेंगे यार अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, इन्फ्लेशन आ जाए नो प्रॉब्लम। कुछ लोग क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भले ज्यादा रहे इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। समझ लो बात? तो आपकी रीडिंग तो इस एग्जाम्पल से दे रही है, मैं तो इसके साथ भी आपको प्रूव करके दे रहा हूं, है कि नहीं? तो आपको पूरा कंसेप्ट बढ़िया से सीख लेना है और वहां पे ऐसा एग्जाम्पल लिखो टीचर की भी आंखें बड़ी हो जाए कि ये भाई सेकंड सेमेस्टर में ही है, ये बच्चा सेकंड सेम में ऐसा आंसर कैसे लिख सकता है। और दूसरा फायदा, अगर आपको ये थ्योरी याद ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही, अरे तो बना फ्लो चार्ट और लिख उसके हिसाब से कि ऐसे से बात बनेगी, टीचर तेरा पेपर अलग चमकेगा पूरे कॉलेज में। पूरे कॉलेज में क्या, आई डेयर से पूरी यूनिवर्सिटी में ये तो सब रट्टा रुट्टो लगा के चल देंगे, भैया ये लिखा है जी हम आंसर लिख के आ गए जी, वो अपना फोटो स्टेट वाली दुकान पे चले जाएंगे, भैया सोल्यूशन बुक दे दो, जो लिखा है वही उतार के आ जाएंगे। ये पढ़ाई कर रहा है मजाक कर रहा भाई तू? समझ तो सही क्या है सवाल का मतलब। बोलो जी क्लियर? यस गाइस, आर वी क्लियर? रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाई है, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट है या उसका जो साइड बाय प्रोडक्ट है वो है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो हाँ, वो एक छोटा सा पार्ट है जो तूने 12वीं में सीख लिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, लेकिन अभी अलग टूल्स डेवलप करेगा जिसके थ्रू तू यूनिट 2 में भी प्रूव करना शुरू कर देगा कि भाई कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तभी मैंने तेरे को इस समझाने से पहले एक सो कॉल्ड वार्निंग दे दी कि ये तेरे को अभी आता नहीं है बट फिर भी मैं लूंगा रिस्क। मैं तेरे को तेरी हिसाब से बड़ा खुश कर दूं कि हाँ वही है अभियान जो तू बोल रहा था वही है। जैसे ही अभी तू आगे 2-3 क्लास बाद जाएगा तो कहेगा यार ये नई चीज आ रही है, तो मैं तेरा दिमाग ब्लॉक नहीं करना चाह रहा, ये अभी बहुत ओपन होगा मामला, होगा यही, बट कि तरीके अलग अलग होंगे, इसको समझने का अलग अलग हिसाब होगा। बोलो जी यहां तक क्लियर सबको? यस गाइस, चलो। तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होके 11 पर आ चुके।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही प्यारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंपेयर द क्लासिकल एंड कैनेडियन व्यूज ऑन द स्पीड ऑफ वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट consequences ऑफ द डिफरेंस इन देयर व्यूज। तो अगर किसी को भी क्लासिकल और कैनेडियन में अभी भी पंगे आते हो, अभी भी थोड़ा क्लैरिटी ना हो, तो ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे देगा। बट ये क्वेश्चन हम करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि मीटिंग इज अबाउट टू बी ओवर। तो अब 10 मिनट के बाद हम वापस से रिज्वाइन करेंगे। तब तक जो लोग घर बैठे हैं और यहाँ पर भी बैठे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 10वां छोड़कर रीड कर लें, कोई भी डाउट है पूछ लें, फिर मैं आपको 12th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स सारा एक ही लाइन में खत्म करके दूंगा। एंड ऑब्वियसली हम आज एमसीक्यूज भी करेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें, जिनको फोटो वगैरह खींचनी हो स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें प्लीज। चले 10 मिनट्स बाद रिज्वाइन करते बेटा। चले जी स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मैं बता रहा था ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहते हैं कंपेयर द क्लासिकल एंड कैनेडियन व्यूज ऑन द स्पीड ऑफ वेज एंड प्राइस एडजस्टमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंसेस ऑफ द डिफरेंस इन देयर व्यूज। मैं एग्जांपल से सिखाता हूं। देखो, जो क्लासिकल वाले हैं, आपको याद होगा ये जाते हैं इनविजिबल हैंड से। मतलब ये कहते हैं कि आपका जो इनविजिबल हैंड है, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इनविजिबल हैंड भी कहते हैं। वो कहते हैं इसका रोल बहुत मेजर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से जो क्लासिकल वाले हैं वो कहते हैं वेजेस एंड प्राइसेस ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट क्लासिकल थ्योरी सेज। हम एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश भी करेंगे। सपोज मैंने आपसे बोला ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इनविजिबल हैंड, प्राइस, क्वांटिटी। सपोज आपका करंट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आप देखेंगे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सो इन अ वे ये एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती। एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग बायर्स। अगर कंपटीशन अमंग बायर्स है तो प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा। सो क्लासिकल थ्योरी वाज ऑफ द व्यू कि वेजेस और प्राइस फटाफट से चेंज हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, एंड यू विल फाइंड योर इक्विलिब्रियम वंस अगेन। केनेजियन हाउएवर वो डिफर कर गए इससे। वो कहता है कि ये जो वेजेस हैं एंड जो प्राइसेस हैं, दे आर स्लो टू एडजस्ट, दे आर स्लो टू एडजस्ट। और उसके लिए इसने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया, ग्रेट डिप्रेशन का एग्जाम्पल दिया। अब ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन में मंदी आ गई। ठीक है, आप बताओ अगर मंदी आ जाएगी तो डोंट यू थिंक सप्लाई बहुत ज्यादा है। सप्लाई अगर ज्यादा है तो प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, और डिमांड क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा, सो दैट आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ कहां, मंडियों में तो माल पड़ा ही रह गया, सड़ा ही रह गया। तो अब इसका लॉजिक क्या है, प्राइसेस और वेजेस इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हुए। मैं आपको दो एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कैसे केनेजियन ये कहता है कि वेजेस और प्राइसेस इजीली एडजस्टेबल या फ्लेक्सिबल नहीं है। सुनना चाहेंगे एग्जांपल्स? चलो तो पहला एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज एक बंदा है एक्स, उसका नॉमिनल वेज है 100 रुपीज और जनरल प्राइस लेवल है 1, तो उसकी रियल वेज कितनी हो गई बेटा, 100। ध्यान से समझना, सपोज इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़कर 2 रुपए हो गए। अब आप बताओ उसका रियल वेज तो प्लंज कर जाएगा, गिर जाएगा। तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है, कहता है ऐसा ऐसा हो गया, बहुत महंगाई हो गई है, मेरे से तो अफोर्डेबिलिटी भी नहीं हो पा रही, मेरा तो रियल वेज गिर गया है। अब अगर उसका रियल वेज कांस्टेंट रखना है तो आपको नॉमिनल वेज 200 करना पड़ेगा टू कीप रियल वेज कांस्टेंट, एंड ही विल बी अ हैप्पी सोल कि यार कितना अच्छा एम्प्लॉयर है, मेरे प्राइस मेरे वेजेस बढ़ा दिए एंड मेरा रियल वेज कांस्टेंट रखा। लेकिन एक बहुत बड़ा फ्लिप आएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं प्राइस घटकर 0.5 हो गया, प्राइस घटकर, अब आपको नहीं लगता रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए ये 50 होना चाहिए, ये सुनो। जैसे ही आप आपके एम्प्लॉय को बोलोगे कि भाई मंदी चल रही है, प्राइसेस गिर गए हैं, अपने नॉमिनल वेज कम कर, वो बोलेगा भाड़ में जाओ, कम थोड़ा ना होते हैं कभी वेज, ऐसा थोड़ा ना होगा मैं पहले से कम वेज लेने लगूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और वो अगर नहीं मानेगा तो यू विल किक हिम ऑफ। ग्रेट डिप्रेशन में यही तो हुआ,
प्राइसेस गिर रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोल रहा है कि यार भाई तेरे को रियल वेज कांस्टेंट रखना है, कम वेज में काम करेगा तो बता। वो अपने चौड़ में नहीं भाई हम तो वेज कम नहीं करेंगे, तो जा फिर। तो आप बताओ वेजेस कहाँ है एडजस्ट? अगर वेजेस आप कह रहे हो होते भी एडजस्ट है तो सिर्फ अपवर्ड होते हैं, डाउनवर्ड तो एडजस्ट होते ही नहीं। नॉमिनल वेज की बात कर रहा हूं। समझ गए बात? श्योर हो? बच्चा कहता है प्राइस के बारे में बताओ, प्राइस का एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज आपने एक जगह पे 200 गज का प्लॉट लिया 8 करोड़ का, ठीक है, और 2 करोड़ उस पे बनाने में लग गए, टोटल कितने लग गए? 10 करोड़। सपोज आपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, तो अब आप बताओ आपका एक फ्लोर आप 2.5 CR में बेचोगे? समझो मेरी बात, अब कहानी को समझना, ट्विस्ट है। इकोनॉमी में आ गई मंदी, अब उसी कॉलोनी में 200 गज का प्लॉट मिल रहा है 6 करोड़ का। कितने का मिल रहा है? अनरियलिस्टिकली चलो एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 2 करोड़ ही लगाया अभी भी बनाने में, हालांकि वो भी सस्ता हो जाना चाहिए। तो अब कितने का बन गया टोटल? 8 करोड़। अब आप बताओ अगर आपने भी कॉस्ट प्राइस पर बेचना है तो आप कितने में बेचोगे? अब मैं गया पहले वाले पे, मैंने कहा आप कितने में बेच रहे हो फ्लोर? कहता 2.5 करोड़। दूसरे वाले पे गया, मैंने कहा आप कितने में बेच रहे हो? कहता 2 करोड़। मैंने कहा चोर, भगवान को मुंह नहीं दिखाना तूने, गंदे आदमी, ये वो पहले वाले को बोला मैंने कहा भाई तो 2 करोड़ का तेरे साथ वाला ही मिल रहा है। आप बताओ क्या ये वाकई में चोर है या अपनी जगह ठीक है? अब हुआ क्या था, ग्रेट डिप्रेशन में आपको प्राइसेस और ज्यादा कम करने थे, तो आप एक लिमिट से ऊपर नहीं कर रहे थे काम। क्यों? क्योंकि आपको पड़ता नहीं बैठ रहा था। जबकि करेंटली उसका दाम कितना होना चाहिए था? आपको पड़ता ही नहीं बैठ रहा। आप कह रहे चल मैं 2.40 में बेच देता हूं, 10 लाख का लॉस ले लूंगा, 2.30 में बेच देता हूं, 20 लाख का लॉस ले लूंगा। आपने बोला नहीं 50 लाख का, वो कह रहा है ऐसी की तैसी मैं नहीं बेचता। अब आप बताओ प्राइस एडजस्ट कैसे होंगे भाई? तो केनेजियन थ्योरी ये कहता है कि आपका वेज और प्राइस आर स्लो टू एडजस्ट, स्पेशली डाउनवर्ड्स। अपवर्ड तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं, डाउनवर्ड नहीं होते, और इसीलिए ग्रेट डिप्रेशन इतनी इतनी प्रेवलेंट हुई, इतनी बड़ी हुई और इतने लंबे समय तक रही। बोले जी यहां तक क्लियर? खुशी जी को, रीत जी को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस मेरा बच्चा, खुशी जी, रीत जी, परफेक्ट। आइए अब इसका ऑफिशियल आंसर पढ़ते हैं। So classical see wages and price adjustment occurring rapidly, while Keynesian think that the wages and prices adjust only slowly when the economy is out of equilibrium. आगे कहता है the classical theory implies that unemployment will not persist because wages and prices adjust to bring the economy rapidly back to equilibrium. But if Keynesian theory is correct, then the slow response of wages and prices means that unemployment may persist for long periods unless the government intervenes. अब यहां पर एक बात बताओ, ये तो अपने हिसाब से तो एडजस्ट हो ही नहीं रहा, अब इसको पुल आउट कैसे किया जाए? गवर्नमेंट आए, इसको बोले कि यार हमसे ले ले 50 लाख की सब्सिडी और 2 करोड़ में बेच दे, ठीक है। यहां पर गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट बोले कि तू अपने एम्प्लॉयर से 50 ले ले, ठीक है, और हमसे कुछ सब्सिडाइज कर ले, चीजें सस्ती सस्ती ले ले, तू प्लीज कम कर ले इसको। मतलब बेसिकली वी वांट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इकोनॉमिक सेंस में। आप बताओ ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या था? सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, डिमांड अपने आप पुल आउट होनी पड़ी। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, डोंट यू थिंक एडी बढ़ जाएगा? इसलिए क्लासिकल वाले क्या कहते थे, गवर्नमेंट को दूर रखो, ये सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी है, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, इनको कुछ आता भी नहीं है। लेकिन केस कहता था नहीं, गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए बिल्कुल ही अलग सा रहेगा, तो आइए सिखाते हैं आपको। दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। कईयों के इंटरनल्स में आता है ये, मेरे को उसको समझाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होगी, तो मैं ये 11th वाले को मिटाऊंगा। अगर किसी को फोटो लेनी है इसकी फटाफट ले लो, इनकेस नहीं ली हुई तो 11th की एक्सप्लेनेशन की। ये जो 13 और 14 क्वेश्चन है ना जो अभी आप करोगे, इनमें से एक पेपर में आता है, ज्यादा 14th आता है। 14 के साथ बड़ा लगाव है टीचरों का। चलिए मैं मिटा देता हूं। चलिए, सो क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। चलो ये आंसर देने से पहले मुझे बताओ आपके हिसाब से क्लासिकल की थ्योरी ज्यादा अच्छी है कि केनेजियन की थ्योरी? केनेजियन की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, केनेजियन की थ्योरी आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन में पिट गई थ्योरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें ड्यूरिंग 70s केनेजियन थ्योरी भी पिट गई। अब आ गई स्टैगफ्लेशन की थ्योरी। तो स्टैगफ्लेशन की थ्योरी क्या है मैं आपको समझाता हूं। बेटा अगर डिमांड 100 है, सप्लाई 100 है, तो इक्विलिब्रियम आ गया।
व्हाट इफ अगर डिमांड 120 हो जाए, सप्लाई 100 ही है, तो इन्फ्लेशन आएगी? व्हाट इफ अगर डिमांड 100 ही है, सप्लाई 80 है, इन्फ्लेशन आएगी? व्हाट इफ डिमांड 120, सप्लाई 80, इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी? आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? यहां पर क्या हुआ है? डिमांड ज्यादा, सप्लाई सेम, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहां पर क्या है? डिमांड सेम है, सप्लाई कम हो गई, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां पर क्या है? डिमांड भी बढ़ रही है एट द सेम टाइम और सप्लाई भी कम हो रही है, इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। आप बताओ, एज अ प्रोड्यूसर, अगर आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है तो आप तो ज्यादा बनाओगे ना, लेकिन यहां पर बनाना ज्यादा छोड़ो, पहले से भी कम बनाना शुरू हो गया। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। आइए पढ़ते हैं मेरा बेटा। Stagflation was a combination between high unemployment and inflation in 70s. It changed economists' views because the Keynesian approach could not explain stagflation satisfactorily. In fact, आप पूरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स घूम कर आ जाएं, इनफैक्ट मास्टर्स घूम के आ जाएं, स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। पूरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पूरे मास्टर्स आप कर लो, कहीं पर भी नहीं बताया गया स्टैगफ्लेशन को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करो, नहीं बताया। इसके लिए आपको अप्लाइड लेवल पे ही जाना पड़ेगा, रिसर्च लेवल पे ही जाना पड़ेगा। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, टू मी, अगर आपका बैक क्वेश्चन आया तो यही आएगा। टेक माई वर्ड, अगर बैक क्वेश्चन आया चैप्टर 1 से तो यही आएगा। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है, असम्पशन पर बेस्ड है, लेकिन टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, can average labor productivity fall even though total output is rising? Can the unemployment rate rise even though total output is rising? बहुत ही शानदार। आइए शुरू करते हैं, मैं फिर नंबर्स लगाऊंगा इसके साथ। Yes, average productivity can fall even when total output is rising. Average labor productivity is the total output divided by employment. So average labor productivity can fall if output and employment are both rising, but employment is rising faster. आइए समझाते हैं इसको एक एग्जांपल से। मैं यहां लिख लेता हूं। सपोज लेबर फोर्स है 100, एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी 1, तो आप बताओ आपका आउटपुट कितना आता? 100। यस और नो? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कैन एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी फॉल इवन दो आउटपुट इज राइजिंग? लेट्स सी। सपोज अब आपकी पॉपुलेशन बढ़कर लेबर फोर्स हो गया है 150, एवरेज प्रोडक्टिविटी, ध्यान देंगे, एवरेज प्रोडक्टिविटी हो गई है 0.8। अब मुझे बताओ आपका आउटपुट कितना आ रहा है? 120। तो ये तो भाई आउटपुट तो बढ़ा, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी कम हो गई। So yes, it is very much possible that even though my output is rising, but my average labor productivity may be falling. Clear? आगे कहता है, yes, the unemployment rate can also rise even though total output is rising. This can occur in a number of different ways. For example, average labor productivity might be rising with employment constant, so that output is rising, but labor force may be increasing as well, so that unemployment rate is rising. Or average labor productivity might be constant and both employment and unemployment could rise at the same time because of an increase in labor force with the number of unemployed rising by a greater percentage. एग्जांपल से सिखाता हूं, ऐसे तो मजा भी नहीं आएगा आपको। तो सेकंड पार्ट क्या है? कैन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज इवन दो टोटल आउटपुट इज राइजिंग? देखो सर, इस केस में सपोज आपकी जो इसको मैं ना लेबर फोर्स की जगह वर्क फोर्स लिख देता हूं, ठीक है? और आपको पता है लेबर फोर्स होती है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है? लेबर फोर्स क्या? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, और वर्क फोर्स है एम्प्लॉयड। तो अब सपोज पहले ना 110 टोटल लेबर फोर्स थी, जिसमें से कितने लोग काम कर रहे थे? 100। अब टोटल लेबर फोर्स 300 है, जिसमें से काम कितना कर रहे हैं? सो इवन दो टोटल आउटपुट इज राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयड लोगों का प्रपोर्शन कितना बढ़ गया देखो। थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान लगाएं। रीत एक बारी ध्यान लगा, खुश एक बारी ध्यान लगा बेटा। मैं रुक जाता हूं, एक बारी 14 क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, और फिर रिलेट करो, ये पेपर में आएगा, पक्का आएगा। कम ध्यान से पढ़ लीजिए सब लोग। पेपर में चाहे तो एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वैसे थ्योरी लिखा है उसमें।
लेबर प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी वगैरह ऑब्सोलीट हो गई उनकी, बिजली नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बोलो बच्चों, क्लियर? क्लियर? रीत खुशी बेटा देखो और बताओ, कोई भी डाउट है तो क्लियर करें। आगे बढ़े बच्चों, या ठीक है रीत खुशी बेटा, आपको भी क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन थेरेटिकल है तो वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। Prices were much higher in United States in 2009 than in 1890. Does the fact mean that people were economically better off in 1890? Why or why not? सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन में एक बार दोहरा देता हूं। प्राइसेस 2009 में बहुत ज्यादा थे और 1890 में बहुत कम। तो क्या हम ये बोलें कि 1890 में लोग बेटर ऑफ थे? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर इसका आंसर पढ़ते हैं। आपके दादाजी, आपके नाना जी, उन्होंने 150 रुपए या 100 रुपए उनकी तनख्वाह होती थी, समझना बात को, तब भी वो मकान नहीं ले पाते थे उस टाइम, क्योंकि मकान 300 400 रुपए का आता था। बात समझा ना? आज आपके फादर की इनकम शायद लैक्स में है पर मंथ, मेरी बात समझना, लैक्स में है पर मंथ, पर डोंट यू थिंक प्राइसेस भी तो उतने ही बढ़ गए? समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर आपके दादाजी ने, नाना जी ने उस टाइम में मकान ले लिया, तो आप बताइए कितनी कम इनकम में भी वो मकान अफोर्ड कर गए। लेकिन आज इतनी ज्यादा इनकम पर भी मकान अफोर्ड नहीं हो पा रहे। बच्चा कहते हैं कहना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। प्राइसेस आज बहुत ज्यादा है देन सपोज 1890, तो क्या हम ये बोलें कि 1890 में क्योंकि प्राइसेस कम थे लोगों के तो लोग बेटर ऑफ ज्यादा थे? भाई लोगों की इनकम भी तो कम थी, 100 रुपए महीने के कमाते थे वो, आज तुम 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हो भाई। तो आइए आंसर पढ़ते हैं। जस्ट बिकॉज प्राइस वर लोअर इन 1890 देन दे वर इन से 2003 और 9 does not mean that people were better off. People's income have risen much faster than prices have risen over the 100 year. So आजकल एक्चुअली में लोग बेटर ऑफ हैं। अगला क्वेश्चन बहुत थ्योरी वाला ही है, जो सिलेबस में नहीं है, तो बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। अब आ जाओ 17th है, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव, विच आर ऑफ द नॉर्मेटिव? एक बार और पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। अ टैक्स कट विल रेज इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिव। A reduction in payroll tax would primarily improve poor and middle class worker, positive. Payroll taxes are very high, too high, आप अपना जजमेंट दे रहे हो, normative. A cut in payroll tax would improve the president popularity, positive. Payroll taxes should not be cut, जहां पे अगेन आपने वैल्यू जजमेंट दी तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मेटिव। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। In 2002, states imposed tariffs on steel because the foreign steel producers were able to sell steel cheaply because they received subsidy from their respective government, causing unemployment in the states. What might a classical economist say in response to these claims? Would a Canadian economist be more or less sympathetic to the imposition of tariffs? Why? मैं कहानी पहले समझा देता हूं, फिर इसका आंसर पढ़ते हैं। चाइना नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? चाइना ने किया था ये यूएसए के साथ, करा क्या इन्होंने, अपने जो स्टील प्रोड्यूसर्स थे डोमेस्टिक, उनको दे दी सब्सिडी। सपोज यूएसए में 100 रुपए पर केजी बिकता है स्टील, ठीक है, और सपोज चाइना में बिकता है 110 रुपए केजी। मैं ऐसी इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूं। अब गवर्नमेंट ने चाइना की, पता है क्या बोला इनको, कि तुम एक काम करो, हमसे 60 रुपए की सब्सिडी लो पर केजी, तो तुम्हें कितने का पड़ेगा, 50, जाके यूएसए में 50 रुपए में बेचो स्टील। जबकि यूएसए में डोमेस्टिक रेट क्या है, 100। भाई साहब तबाह करके रख दिया। यूएसए को समझ आया हो क्या रहा भाई तुम्हारी स्टील, और स्टील ऐसी चीज है भाई साहब, पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है उस पर। ये पूरा अंदर ही अंदर खा रहे थे उनको। उन्होंने कहा फट से भाई साहब लगाया टैरिफ, और स्पेशली चाइना पे लगाया 400% का टैरिफ, अब बेच। अब आप बताइए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते, वो तो बिलीव ही ना करते, वो तो कहते गवर्नमेंट का रोल होना नहीं चाहिए। लेकिन कैनेडियन वो कह रहे भाई गवर्नमेंट का रोल तो बड़ा जरूरी है। तो आप बताओ इसमें क्लासिकल वाले ज्यादा फेवर करेंगे इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कि कैनेडियन वाले? कैनेडियन। आइए रीड करते हैं आंसर। A classical economist might argue that economy would work more efficiently without the government trying to influence trade.
The imposition of tariff increases tariff barriers, interfering with the invisible hand. The tariff simply protect the industry that is failing to operate efficiently and is not competitive. A Keynesian economist might be more sympathetic to concern about the steel industry. Keynesian might argue that there need to be a long-run adjustment in steel industry, but would want to prevent workers in the steel industry from becoming unemployed in the short run. क्लासिकल वाले कहते हैं भाई तो यूएस से अपना सस्ता कर ले और ऐसा वैसा कर ले, लेकिन जो केनेजियन है वो कहते हैं नहीं, आपको एज गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेने ही पड़ेंगे टू कीप योर इकोनॉमी इन चेक। क्लियर यहां तक सबको? चले, इसके बाद अगेन वो इकोनॉमिक थ्योरी है, 19-20 सिलेबस में नहीं है, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज। आप देख सकते हैं मेरी बुक में एमसीक्यूज टोटल हैं 36। ये अब आप शुरू करेंगे और मैं फिर एक साथ आपसे डाउट्स लूंगा। आई होप सबके पास जो घर पर भी बैठे हैं यू हैव द बुकलेट। इफ यू डोंट हैव इट मेरे को फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अभी भेज देता हूं आपको। दीज एमसीक्यूज शुरू करें, 10 मिनट देता हूं आपको, फिर डाउट्स एक साथ ले रहा हूं मेरा बच्चा।